Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying chapter 4, the globalization and the Indian economy, World Trade Organization. But उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12 in English medium and from class 6 to class 12 in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other states board को भी cover करते हैं, which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो पिछले वीडियोस में वी स्टडीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके पहले वी स्टडीड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इफ यू हैव सीन दैट वीडियो एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो तो जस्ट विजिट दोज वीडियोज स्टार्टिंग चैप्टर ओवरव्यू से एंड व्हाट आई टॉट इंट्रोडक्शन में, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन ही ग्लोबल वर्ल्ड में हुआ है. दैट इज टू इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन हुआ है. देखो, एक अपन ने पढ़ा था 1944 में द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री वाले चैप्टर में IMF एंड वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन. अब ये दोनों कौन थे? ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वर कंस्ट्रक्टेड टू हेल्प कंट्रीज टू रिकवर फ्रॉम पोस्ट वॉर रिकवरी में हेल्प करने के लिए. तो ऑब्वियसली जब आप देख सकते हैं कि इकोनॉमीज वर सफरिंग तो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. अब जैसे अपन ने पिछली वाली वीडियो में या फिर हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड 1940s से 1950s में एक डीकोलोनाइजेशन वाला पीरियड आया था. अब डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? एज यू नो कि डीकोलोनाइजेशन मतलब कोलोनाइजेशन मतलब कब्जा करना. मतलब यूरोपियंस आए इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पसेस से, उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफियर किया, उनकी सॉवरेनिटी छीनी एंड दे स्टार्टेड रूलिंग. ओके, एंड ये कोलोनाइजेशन हो गया. अब डीकोलोनाइजेशन मतलब कि अब ट्रेड करना बंद कर दिया इंडिया में, उन्होंने अपना पॉलिटिक्स में भी इंटरफेरेंस कम कर दिया एंड वो अपने नेशन वापस जा रहे हैं. तो डीकोलोनाइजेशन की एक्टिविटीज इंडिया में नहीं, अफ्रीकन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अमेरिका, इन सब में, अमेरिका में तो बहुत पहले हो गया था, अदर नेशंस में भी स्टार्ट हो गया था डीकोलोनाइजेशन फेज इन 1940s एंड 1950s. एंड तब तक के लिए जो कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी उन्होंने क्या अपनाया? क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने अच्छे हाल पे नहीं छोड़ा था अपन को भी एंड डिफरेंट कंट्रीज को भी. हंगर, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, अनीमिया, हाई ह्यूमन फर्टिलिटी. तो मतलब फर्टिलिटी प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम था इंडिया में एंड देयरफॉर पीपल पॉपुलेशन वाज सफरिंग फ्रॉम स्टार्वेशन एंड दे वर डाइंग एट अ लार्ज रेट. नॉट जस्ट इन इंडिया बट अदर कंट्रीज जो ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हैं, प्लस अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की भी. तो इस सिचुएशन अच्छी नहीं थी एंड इस समय बिजनेस करना इतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता बिकॉज पॉपुलेशन ही नहीं है स्किल्ड एंड प्लस पैसे ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है. तो अपनी कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल नहीं, गवर्नमेंट, एक्चुअली जो गवर्नमेंट, जब इंडियन गवर्नमेंट्स ऐसे आई ओरिजिन में तो उन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी का सिनेरियो अपना. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है कि क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस लगा दिए बहुत कम. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि वहाँ जो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकता है तो वो भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते कि बहुत कम रेट पे कुछ कुछ सेक्टर्स में हो सकता है. ये क्यों? क्योंकि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए. बिकॉज ऑब्वियसली अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो बहुत ही गंदे लेवल पर हैं, बिजनेसेस जो हैं मतलब बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, लॉसेस में चल रहे हैं, डेट में चल रहे हैं, अगर वो ग्लोबल मार्केट में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ compete करने आ गए जो बहुत ही टॉप पे है, तो ऑब्वियसली जब उनका क्लैश होगा तो ये तो पूरा सबमर्ज हो जाएंगे, इनका कोलैप्स हो जाएगा. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दीज पॉलिसीज वर इनिशिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट लाइक इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो. बट उसके बाद क्या होता है, एक मोमेंट आता है 30-40 साल जब गुजर जाते हैं तो कंपनीज क्या होती हैं, दे एक्चुअली रियलाइज कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है कि अब ठीक है, हमारा जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर नाउ केपेबल ऑफ फाइटिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट. फाइटिंग मतलब इन कॉम्पिटिशन, मतलब इक्वल लेवल पे, सम वॉट इक्वल लेवल पे ऊपर नीचे चलता है, आ चुके हैं. तो लेट्स नाउ प्ले इट इंटरनेशनली. क्योंकि इंटरनेशनली प्ले करने में क्या बहुत लोग को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर्स को ज़्यादा डिमांड मिलेगी, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, ऐसे प्रोड्यूसर्स को क्या मिलेगा? बाहर की टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर के जो है इंसेंटिव्स मिलेंगे, बाहर की नॉलेज मिलेगी. ठीक है, ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट को क्या होएगा? क्योंकि बाहर की जब कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज यू नो विल बी इनिशिएटेड, प्लस इंडियन गवर्नमेंट ऐसे
GDP ऑफ कंट्री विल इम्प्रूव एंड दो इंडियन गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी इंटरनेशनली. सो दिस इज वर्क तीनों स्फेयर्स को एडवांटेजेस है बाय मेकिंग अ इकोनॉमी ग्लोबल. तो दिस was in India initiated in 1991 when LPG policy, that is liberalization, privatization and globalization was adopted. Okay. अब ये पढ़ लिया. अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इंडिया में नहीं और भी कंट्रीज में हो रहा था. एंड क्लोज्ड इकोनॉमी से एवरीवन वाज शिफ्टिंग टू एन ओपन इकोनॉमी. सो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक ऑफ दिस जिस्ट आई एम गिविंग यू कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब ओपन इकोनॉमी मतलब कि अब वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है कि अब यहाँ से वहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं बहुत सारे, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं एंड बहुत सारे ट्रेड एडवांटेजेस चल रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए हैं. तो अब इसको रेगुलेट, ओपन इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, दैट वॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड आप नाम से ही समझ सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको रेगुलेट करना इस बॉडी का काम था. ये किसी कंट्री की बॉडी नहीं है, याद रखना, वर्ल्ड है नाम में. तो ये इंटरनेशनली वर्ल्ड की बॉडी है. जैसे यूनाइटेड नेशंस है और ये यूएन की बॉडी नहीं है. ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर बॉडीज़ जो हैं जैसे आईएमएफ है एंड आईएमएफ हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गई, ये ब्रिटेन ट्विंस जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन की बॉडी नहीं है, बट इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. Now let's start with the introduction. We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. कौन से थे? We have seen that liberalization मतलब कि trade barriers जो खत्म कर दिए गए थे उसको liberalize बोला था कि government is now becoming liberal. Liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. जैसे मैंने बताया था, IMF, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था. बीओपी क्राइसिस जब इंडिया में चल रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पिछली वीडियो में बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो IMF ने एक शर्त पे लोन दिया था कि अगर आप अपनी इकोनॉमी ओपन कर दो तो. एंड ओपन जब LPG पॉलिसी इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट लाई 1991 में ओपन करने के लिए, दैट वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड दीज वर ब्रिटेन ट्विंस. ठीक है, तो इनका वैलिडेशन वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. मतलब अब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, ये क्या मानती है कि जो ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं दे आर हार्मफुल फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. बिकॉज एक तो देखो ये इकोनॉमी को बढ़ने से रोक रहे हैं ट्रेड बैरियर्स. ऑब्वियसली मैंने बताया कि क्या पर्क्स होते हैं और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि और ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने के लिए हमें फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ानी पड़ेगी एंड जो ये बैरियर्स होते हैं उनको कम करने पड़ेंगे या फिर हटाने पड़ेंगे. ओके, सो there should be no barriers. जैसे मैंने बोला कि they wanted no barriers. Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. And the main motive was to liberalize trade and make trade to be free. Okay. So World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade. अब आता है World Trade Organization. That was constituted with the main aim, ठीक है, with the main aim of making trade free or no barriers between trading from one country to another country. Started at the initiative of the developed countries. याद रखना कि डेवलपिंग कंट्रीज ने नहीं बनाया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज तो खुद ही उलझ रही थी अपनी कंट्रीज के उसके साथ. डेवलप्ड कंट्रीज थॉट कि नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज बहुत अच्छा मार्केट है हमारा एंड हमें उन पे कब्जा करना है क्योंकि हमारी MNCs ग्रो कर रही हैं बहुत अच्छे रेट पर. तो डेवलप्ड कंट्रीज थॉट कि डेवलपिंग कंट्रीज में मार्केट बनाने के लिए दे नीड टू इंक्रीज देयर FDIs, इम्पोर्ट रेट्स को कम करना पड़ेगा उनके एंड एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे. तो इसके लिए ट्रेड फ्री बनानी पड़ेगी. तो टू रेगुलेट दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड.
Started at the initiative of the developed countries, WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. तो WTO का एक रोल अपन को मिल गया. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोल ऑफ WTO क्या है, तो लिख देना कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट ट्रेड एंड एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. नेशनल नहीं, अगर किसी भी स्टेटमेंट में एमसीक्यू में बोल दिया कि नेशनल ट्रेड जो है वो रोल है WTO का, तो वो गलत स्टेटमेंट है. इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, नाम से समझ आ रहा है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. एंड उनको ओबे करना, रूल्स बनाना प्लस इन रूल्स को ओबे करना. एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड oversee their regulation. तो ये जो है मेन एम है और द रोल ऑफ WTO. About 160 countries of the world are currently members of the WTO. फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं ये लाइन एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो WTO देखो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाया, तो वो तो इसका पार्ट हो गई. अब एक चीज़ याद रखना कि कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए पहले उसे मेंबर बनना पड़ता है. जैसे इंडिया को अगर मेंबर बनना है WTO का, तो उसे साइन करना पड़ेगा, रैटिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, सो किसी भी कंट्री को मेंबर बनने के लिए उसका पार्ट होना पड़ता है WTO का या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, एंड साइन करना पड़ेगा अग्रीमेंट, प्लस रैटिफाई भी करना पड़ेगा. सो इंडिया बिकेम एक्चुअली अ मेंबर ऑफ WTO, प्लस अदर 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ WTO. तो अदर इंडिया के साथ साथ 160 कंट्रीज जो हैं वो भी मेंबर हैं WTO की. एंड टोटल कंट्रीज जो है वर्ल्ड में, उसका अभी फिगर जो है इट्स नॉट एक्यूरेट. सो 193 से 195 होता रहता है ऊपर नीचे कंट्रीज का. सिंस एज यू नो कि इजराइल पैलेस्टीन को कोई रिकॉग्नाइज करता है, कोई नहीं करता है, प्लस अदर कंट्रीज हैं, तो जो रिकॉग्नाइज होते हैं ऐसे, तो वो डिफर करती है कंट्री टू कंट्री कि कितना टोटल कंट्री मान रहा है. ठीक है, तो इतनी कंट्रीज हैं और उसमें से 160 कंट्रीज अगर WTO का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे पोर्शंस जो हैं वो WTO का पार्ट है. सो उसके बाद वील स्टडी WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. अब क्या बोल रहा है WTO कि WTO किसने बनाया था? डेवलप्ड कंट्रीज ने. ओके, डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाया ज़रूर था, एंड किसके लिए बनाया था? ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए. ओके, ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए WTO को बनाया गया था डेवलप कंट्री से वाया. बट क्या देखते हैं कि डेवलप कंट्रीज ने अपने ट्रेड बैरियर्स अभी भी रिटेन रखे हैं, मतलब कि अभी भी उन्हें टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं अपने टैक्सेस इंपोर्ट्स पे, एंड एक्सपोर्ट भी रेगुलेट कर रहे हैं. तो ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. डेवलप कंट्रीज को फेवर कर रहे हैं, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन सफ़र करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, एंड वहाँ पे उन्होंने ट्रेड बैरियर्स इरेडिकेट या फिर हटाने के लिए सारे फंक्शंस या फिर उन्हें कंडीशंस दे चुकी है कि आपको हटाना ही पड़ेगा, वरना हम आपको पार्टनरशिप नहीं देंगे, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है. ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन द ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. इसका बहुत अच्छा डिबेट है दैट आई विल एक्सप्लेन. So be patient. So we'll see कि an example is that of the current debate of the trade in agriculture products. अगर आपको पता हो कि इंडिया जो है वो MSP प्रोवाइड करता है, that is a minimum support price, सब्सिडीज देता है किसको? फार्मर्स को. क्यों देता है? क्योंकि फार्मर्स को एग्रीकल्चर में हेल्प करने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए. सब्सिडीज़ क्या होती हैं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो 20 रुपये का आ रहा है, कुछ भी फर्टिलाइज़र मैन्योर होएगा, तो उसमें 15 रुपये से फार्मर देगा एंड 5 रुपये गवर्नमेंट देगी. ठीक है, तो ये सब्सिडी हो गई 5 रुपये की. ठीक है, तो ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? फार्मर्स को हेल्प करने के लिए. अब इससे क्या होता है कि फार्मर्स का जो
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो वो रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइंस। तो ऐसे फार्मर्स क्या एक 20 रुपए के प्रोडक्ट के लिए 17 रुपए चार्ज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जो अगर आप कोई जैसे वीट एक्सपोर्ट कर रहा है तो 1 kg ऑफ वीट, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, सीरियसली मत ले लेना, 1 kg ऑफ वीट जो है वो 17 रुपए में फार्मर कैन एक्सपोर्ट। अब उसी समय जो यूक्रेन है, जैसे यूक्रेन भी एक वीट एक्सपोर्टर कंट्री है, जहाँ पे अपन ने हिस्ट्री में ही पढ़ा था कि यूक्रेन में वीट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ है ना आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन का वीट एक्सपोर्टिंग पावर हैज़ रिड्यूस एंड दिस हैज़ एक्चुअली इम्पैक्टेड मेनी कंट्रीज दैट वर इम्पोर्टिंग वीट फ्रॉम यूक्रेन। सो यूक्रेन में अगर वो ही वीट जो है वो 20 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर और उसको सब्सिडी नहीं मिल रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके 20 रुपए में ही बेचेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएगा। तो अगर ₹18 में भी वो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका तो +2 का मार्जिन रखकर, रुपीज़ में इंटरनेशनल टर्म्स में ले रही हूँ, यूक्रेन की करेंसी कोई दूसरी होगी। तो अगर ये क्लैश होंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो कौन सी कंट्री कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करेगी, यूक्रेन का या फिर इंडिया का, इंडियन फार्मर्स के प्रोड्यूस को? कॉमन सेंस की बात है, सस्ते वाले को, ठीक है। तो इंटरनेशनली दिस ₹15 विल बी चोजन बाय डिफरेंट कंट्रीज। सो कंट्रीज जो होंगी लाइक अफ्रीकन कंट्रीज मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को मान लीजिए, या डिफरेंट एशियन कंट्रीज को मान लीजिए, देल ऑप्ट फॉर इंडिया कि इंडिया हम आपसे ₹17 में वीट लेना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन हमें महंगा दे रहा है। तो इससे क्या होता है, ट्रेड जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्ट मतलब बिखरना, ठीक है। एंड ट्रेड डिस्टॉर्शन को प्रोटेक्ट करना ही क्या था, WTO का मेन रोल था। तो ये डिबेट चलती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कि WTO बोलता है इंडिया से बोलता है कि आप सब्सिडी मत दीजिए क्योंकि वो ट्रेड डिस्टॉर्शन में हेल्प कर रहा है एंड हम लोग ऐसी ट्रेड को प्रेफर नहीं करते हैं एंड ऐसी ट्रेड को करने की आपको इजाज़त नहीं देंगे ऐसे, ठीक है। तो इंडिया को बोलता है कि आप अपनी सब्सिडीज़ मत दीजिए या फिर बहुत कम दीजिए, ₹1 की दीजिए या 1-2 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। एज यू नो कि WTO जो है वो रूल्स बनाता है ट्रेड पे, ठीक है। एंड इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, एज यू नो कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है एंड उसको अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना उसका मेन रोल है कि इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर्स एज वेल। ओके, सो इंडिया इफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर एंड बीइंग अ डेवलपिंग नेशन सब्सिडी देना बंद कर देगी तो इंटरनेशनल मार्केट में वो उसके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे ऐसे, एंड उसका एग्रीकल्चर आइटम्स एक्सपोर्ट होना बंद कर देंगे तो क्या, GDP विल डिक्लाइन एंड नेशनल इनकम विल ऑल्सो डिक्लाइन इन दिस फॉर्म। सो दिस विल बी वेरी हार्मफुल। तो ये तो गलत कर रहा है ना फिर WTO, आप खुद सोचिए, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज जब ट्रेड बैरियर्स रख सकती हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया सब्सिडीज क्यों नहीं दे सकती, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये जो है डिबेट, एज यू नो कि द डिबेट of agriculture products is going on in WTO since a long time with India and different developed countries. Okay, so I have explained you the debate. Now World Trade Organization में debate on trade practices अपन डिटेल में और पढ़ते हैं। You have seen in chapter 2 that the agriculture sector provides a bulk of employment and a significant portion of GDP in India, ठीक है। As you know कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था एग्रीकल्चर चैप्टर में, ज्योग्राफी में पढ़ा था कि 58% to 60% ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। बट वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 18 से 19% ऑफ GDP। सो दिस इज़ वेरी लेस, क्योंकि बाकी जो है वो टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। कंपेयर this to a developed country such as the US with the share of agriculture in GDP at 1% and its share in total employment a tiny 0.5%। इसको कंपेयर करोगे तो मतलब
58% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19% ऑफ जीडीपी इंडिया की कंट्रीब्यूट कर रही है। बट यूएस में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट 0.5% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1% ऑफ जीडीपी। आप देख सकते हैं कि ये तो यूएस तभी इतना आगे है क्योंकि उसका जो है मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर में नहीं एम्प्लॉयड है, बल्कि टर्शरी, क्वाटनरी एंड क्विनरी, ये आप बाद में पढ़ेंगे सेक्टर्स। टर्शरी समझ लीजिए कि मतलब सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वेयरएज इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग कि ये शेयर बहुत ही कम है एंड बहुत ही कम जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, नाउ ओके, and yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US governments for production and for exports to other countries, and US government being a developed country जो है इस 1% of GDP जो 0.5% employed लोग हैं उनको और भी बहुत सारे incentives देती है to actually produce agriculture products and export it to different countries। एंड जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली जो है इंटरनेशनली यूएस के प्रोडक्ट्स विल बी मोर चीपर एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स और अदर साउथ एशियन प्रोडक्ट्स। अ टिपिकल कॉटन फार्म इन यूएस ए consists of thousands of acres of owned by a huge corporation that will sell cotton abroad at lower price। देखो इंडिया में एक प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की, एंड यूएस में सिंस पॉपुलेशन कम है एंड क्योंकि ये फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स क्यों ओरिजिनेट होती हैं, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था अपन ने एग्रीकल्चर में, और यही जो फार्म है यूएस में जाकर एक पर्सन के पास है जिसने अपनी मशीन्स लगा के रखी हैं, ट्रैक्टर्स लगा के रखे हैं, एंड ही इज़ एक्चुअली हैव ड्रिप इरीगेशन से लेके सब कुछ जो है मैकेनिकली ड्रिवन है, तो इस पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है प्लस प्रोड्यूस भी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट दिस इज स्टेटिंग कि ये टिपिकल कॉटन फार्म जो है यूएसए का वो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स का है, फर्स्ट पॉइंट, ओन बाय अ ह्यूज कॉर्पोरेशन, एंड कॉर्पोरेशन का अपन ने कमर्शियल फार्मिंग में एग्रीकल्चर में मीनिंग पढ़ा था कि कॉर्पोरेशन का मेन पर्पस इज प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए अच्छे मैकेनिकल इनपुट्स जो हैं वो एम्प्लॉय करेंगे कॉर्पोरेशन, दैट विल सेल कॉटन अब्रॉड एट लोअर्ड प्राइस। एंड ऐसे जब ह्यूज प्रोडक्शन होता है मतलब कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू डिमांड, तो प्राइस विल रिड्यूस, एंड प्राइस जब रिड्यूस होती है तो कौन खुश होता है, कंज्यूमर्स, क्योंकि उन्हें चीपर प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो व्हेन प्राइस रिड्यूसेस मोर कंट्रीज विल बाय फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो ऐसे जो है इंडिया एंड यूएसए का जो एग्जाम्पल का कॉन्ट्रडिक्शन मैंने बताया है, दैट इज व्हाट हेल्प्स यूएसए टू अचीविंग more GDP growth and more employment and more production levels. So we studied and yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US government for production and for exports of the other countries. So this is what it is stating. Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. ठीक है, अब यूएस फार्मर्स, मैंने जैसे आपको बताया एग्जांपल देके कि यूएस फार्मर्स जो है वो यूएस गवर्नमेंट से भी पैसे रिसीव कर रही है, एंड जब पैसे रिसीव कर रही है तो फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीपर हो जाते हैं, एंड जब प्रोड्यूस बढ़ जाता है तो वो लो प्राइस पे बेच पाते हैं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा जब हो जाता है तब प्राइस कम हो जाता है। ओके, द सरप्लस farm products are sold in other country markets at low prices, adversely affecting farmers in these countries. And ऐसे यूएस के प्रोडक्ट्स जो चीपर रेट पे हैं वो इंडिया में जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो इंडियन फार्मर्स जो हैं वो अफेक्ट करता है, क्योंकि उनका प्रोड्यूस कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो ज़्यादा रेट पे बिकेंगे। Developing countries are therefore asking the developed countries government, we have reduced trade barriers as per WTO rules. डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही है डेवलप कंट्रीज से कि देखो हमने तो अपने ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस कर दिए हैं, जहाँ पे हमने अपने टैक्सेस खत्म कर दिए हैं, ओके, बैरियर्स और भी जो थे वो रिड्यूस कर दिए हैं, बट
You have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. But आपने डेवलप कंट्रीज अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उन्हें पैसे भी दे रहे हैं एंड सारे हेल्पिंग इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं जो हमारी प्रोडक्शन को हार्म कर रही है. यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स बट यू आर डूइंग योरसेल्फ. इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? अब ये क्वेश्चन है जो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्री से पूछ रही है कि आप अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको सारी सर्विसेज ह्यूज सम्स ऑफ मनी दे रहे हो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में जिससे वो कम्पीट कर पाए, एंड आप हमसे बोल रहे हो WTO कि हम अपने फार्मर्स को इंसेंटिव्स ना दो, सब्सिडीज ना दे. ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है क्या? आप खुद सोचिए, आपके लिए एक थिंकर है, मैंने सब्सिडीज का एग्जाम्पल बताया था. ठीक है, तो ये फ्री एंड फेयर ट्रेड तब होती है जब एक कंट्री इज इक्वल टू बी कंट्री. बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि USA बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री इंडिया से जब compete करेगी और इंडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, बट USA जिसने WTO को बनाने में USA का बड़ा रोल था, तो ऑब्वियसली राइट टू वीटो एंड ऑल पावर्स हैं USA के पास, तो वो इक्वल नहीं होती हैं. तो दिस इज़ व्हाट द स्टेटमेंट इज stating. Now here we are to end our lecture. To conclude, and Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. CBSE बोर्ड के अलावा दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं हम. वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे. दिस इज़ आवर वेबसाइट, दिस इज़ आवर ऐप, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इकोनॉमिक्स वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.